बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। हुकूमत से मुतल्लिक दो ख़बरें जो इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और बहुत डिटेल से बयान करूँगा। दोनों ख़बरें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों ख़बरें जो हैं वो अदलिया और हुकूमत के दरमियान एक क्लैश की सूरत हाल पैदा कर सकती हैं और अगर तसावुम होता है तो सर उससे नुकसान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की सलामती का होगा और उससे नुकसान इदारों का होगा, इदारे कमज़ोर होंगे। तो जो इस वक्त एक सूरत हाल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की वो बहुत तशवीशनाक है और एक अफसोस का आप समझ लें कि मुकाम है हमारे लिए कि एक जानिब तो हमने अपनी ज़िद और अपनी अना बना ली है कि जी जो हमने फैसले करनी है वो हमने अपनी मर्जी के मुताबिक करनी है, और एक जानिब जो पार्लियामेंट है जो कानून साजी करती है, जो लेजिस्लेशन करती है, जो तरामीम करती है, जो कानून बनाती है, उस पार्लियामेंट के कानून को उठाकर हम अदलिया में चैलेंज कर रहे हैं। अब ये जो दो खबरें हैं, एक तो पहली खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदलिया में जवाब जमा करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 जजेस हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, 3 जजेस ने फैसला दिया कि गवर्नमेंट जो है वो 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाए। पंजाब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक तो जो भी होगा वो बाद में होगा, लेकिन पंजाब असेंबली जो डिज़ोल्व हुई तो वो डिज़ोल्व होने के बाद का जो टाइम पीरियड है अगर आप उसको कैलकुलेट कर लें तो वो 90 डेज से ऊपर का प्रोसेस है। जो 90 डेज मैं समझता हूँ कि निकल जाएंगे और उसके बाद हम इसको बैठकर यहीं पर रोते रहेंगे। लेकिन सर एक अदलिया का फैसला है कि वो 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं और वो जो 90 डेज़ का प्रोसीजर है, वो जो 90 डेज़ का प्रोसेस है, उसके हवाले से 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना जवाब जमा करवा दिया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि हुकूमत ने 21 अरब रुपए नहीं जारी किए, 21 अरब रुपए के जो फंड्स हैं वो नहीं दिए, लिहाजा हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब ये जो 3 रुकनी बेंच था, उमर अता बंदयाल साहब, एजाजुल हसन साहब और मुनीब अख्तर साहब, अब इनके चैम्बर में वो फाइल जाएगी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जवाब है वो तो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि इंतखाबी फ़ंड से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी गई। 1 सफ़े पर मुश्तमिल जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालत में जमा करवाया। जवाब की तफसीलात कुछ यूँ हैं कि रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए ताहाल मौसूल नहीं हुए। पंजाब की निगरान हुकूमत का कहना है कि सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 75,000 एहलकार दे सकते हैं। पंजाब में इंतखाबात के लिए 3 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की कमी है, 3 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की कमी है। रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर्स में भिजवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को पंजाब में इलेक्शंस करवाने और इसके इनेकाद के लिए 10 अप्रैल तक फंड्स की फराहमी का हुक्म दिया था। अब ये जो केस है इसमें मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन आपको एक और चीज़ बताता जाऊं कि जो इंतखाबी अखराजात का बिल काबीना से मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया गया, वफाकी काबीना के इजलास में इलेक्शन कमीशन के अखराजात से मुतल्लिक बिल की मंजूरी दी गई। काबीना से मंजूरी के बाद बिल को पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतलका कायमा कमेटी के स्पुर्द करते हुए सेनेटर्स की तजावीज़ तलब की। और अब ये जो प्रोसेस है देखें, इसमें एक तो पहली बात कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने इसके ऊपर नोटिस लिया और पंजाब इलेक्शन फंड्स की अदम फराहमी पर अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब, सेक्रेटरी ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, इनको जी सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया 14 अप्रैल को। अब 14 अप्रैल को जो तलब किया, इन सबको नोटिस जारी करते हुए 14 अप्रैल को तलब कर लिया गया और अदालत के नोटिस में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फ़ंड्स जारी नहीं किए। फ़ंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुक्म अदवली है जिसके नताइज कानून में वाज़ेह हैं। अब ये जो पूरा प्रोसीजर है इसमें अगर मैं एक बात डिस्कस करूं कि वो लोग जो बात कर रहे हैं कि जी 21 अरब रुपए के चूँकि वो फंड्स नहीं जारी हुए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अदलिया तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है, तो सर सबसे पहले तो सवाल ये बनता है
कि जो सिंध असम्बली में करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर हुई, जिसमें कहा गया कि पूरे मुल्क में एक ही साथ इलेक्शंस होने चाहिए, तो इसका मतलब कि फिर वो जो कानून साजियाँ होती हैं, वो जो कानून बनाए जाते हैं, इसका मतलब उनकी कोई अहमियत नहीं है। अदलिया का फैसला अपनी जगह पर स्टैंड करता है, अदलिया का फैसला, उसका एहतराम, उसका हुक्म हम सब पर लाजिम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अदलिया कह दे कि जी इलेक्शंस करवा दो तो जी आज रात को इलेक्शंस हो जाए। अब आप देखें कि 21 अरब रुपए के जो फंड्स जारी करने हैं गवर्नमेंट ने, वजीर खजाना साहब कहते हैं कि जी हमने इसको चूंकि पार्लियामेंट में डिस्कस करना है, वजीर आजम साहब कहते हैं हम इसको पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे, सियासी जमातें बैठें, स्टेक होल्डर्स बैठें और बैठ कर डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें। हुकूमत को भी तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था ना कि आप मुज़ाकरात कर लें, आप कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें। जब वो दरमियानी रास्ता निकल आएगा तो तमाम फरीकैन बैठ कर आपस में इस मामले को, इस गुत्थी को सुलझा लें। लेकिन चूंकि हमने, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने एक रवायत बना ली कि जी उन्होंने सियासी मुकदमात को अदालतों में जाकर लड़ा, और जिसका नुकसान बराह रास्त हमारे सिविलियंस को भी हुआ, हमारे पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत को भी हुआ, और वो जो नुकसान था आज तक वो नाकाबिल तलाफी नुकसान पूरा नहीं हो सका। हम क्या करते हैं कि जी सियासतदान जो है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं पार्लियामेंट में जाने की बजाय अदालत में, और अदालत में एक दूसरे के खिलाफ केसेस करते हैं, दरखास्तें दायर करते हैं, वो दरखास्तों पर फैसले आते हैं, कोई किसी के हक में आता है, कोई किसी के खिलाफ आता है। तो जब हमने अदलिया को ही पोलिटिसाइज कर दिया, जब हमने अदलिया को ही सियासी मामलात में इतना उलझा दिया कि अदलिया खुद सियासी मामलात में मुदाखलत करते हुए, एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत करते हुए, पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत के मामलात में मुदाखलत करते हुए फैसले देगी, तो सर फिर सवालात तो उठेंगे, फिर एक आम आदमी जो है वो उंगलियां तो उठाएगा। लेकिन अब चूंकि ये जो प्रोसेस है इसमें अगर वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि अदलिया को फिर पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ेगा, और बड़ा सख्त मौक़िफ़ आएगा इस बार पार्लियामेंट की तरफ से। पार्लिमानी जो निज़ाम है हमारा, उसको जितना आसान लिया जा रहा है, जितना उसको लाइट लिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जी ठीक है जी अदलिया ये फैसले करे, अदलिया के फैसले सब पर लाजिम है, कानून का एहतराम सब पर लाजिम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एहतराम सब पर लाजम है, आइन का एहतराम सब पर लाजम है, और आइन के एहतराम में ही ये अदलिया के फ़ैसले जो हैं वो अहमियत इख्तियार करते हैं, और अदलिया के फ़ैसले हर वो शख्स जो है वो उसका हुक्म मानने का पाबंद है, जो आइन के ऊपर, कानून के ऊपर अमल दरामद करता है, जमहूरियत के ऊपर, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के ऊपर यकीन रखता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप असम्बलियाँ तोड़ें, और असम्बलियाँ तोड़कर आप कह दें कि जी इलेक्शंस करवा दो, और इलेक्शंस के लिए आप जो है वो उनके ऊपर प्रेशर डाल दें कि जी आप इलेक्शंस करवा दें। अब वज़ीर आज़म साहब को अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाया जाता है, तो पहले तो ये बात बताई जाए कि जो कानून के तालिब इल्म है, जो हमारे साथी दोस्त हैं, जो हमारे साथी दोस्त मीडिया पर बैठ के तज्ज़िये और तबसरे करते हैं, वो कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब फारग हो जाएंगे। वो फवाद चौधरी साहब ने खैर एक बात की, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और काबीना तो घर जाएगी, और अगर ये फैसले ना मानेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा ख़त्म हो जाएगा। अब वो ये बात जो कर रहे हैं, इसका मतलब कि पहले भाई आपके ही जजेस ने वो फैसला दिया, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जिन्होंने 9 रुकनी बेंच बनाया, उसमें से 2 जजेस जो हैं उन पर एतराज़ आया, 7 जजेस बचे, 2 जजेस ने फैसला सुना दिया, 5 जजेस बचे, 2 जजेस ने वही फैसला सुनाया जो पहले 2 जजेस ने सुनाया। फैसला 4-3 की अक्सरियत से आया, 4-3 की अक्सरियती फैसले से असखुद नोटिस जो है वो मुस्तरद हुआ, वो खारिज हुआ। तो उसके बावजूद आप कहेंगे जी फिर 3 रुकनी बेंच बना दिया गया, और फिर वो फैसला देंगे, तो उसकी क्या हैसियत है? आइन और कानून के मुताबिक तो हमें ये देखना है कि जो पहले 4 जजेस का अक्सरियती फैसला आ गया कि असखुद नोटिस 4-3 से खारिज हो गया, लेकिन हम उसको मानने को तैयार नहीं है, हम उसको, उस फैसले को फॉलो अप करने को तैयार नहीं है, हम उस फैसले को मानने के पाबंद नहीं बन रहे, और हम कहते हैं कि जी नहीं जी ठीक है, जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया वो हरफ आखिर है। अब ये जो प्रोसेस है, इसमें एक और चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि जी आखिर में ये पॉइंट डिस्कस करके उसको वाइंड अप करूँगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आऊँगा। वज़ीर आज़म साहब को अगर तौहीन अदालत में फ़ारग कर दिया जाता है, तो सर ये फिर किसी की गलत फहमी है कि वो जिस तरह अदालती बर्खास्त टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट यूसुफ रज़ा गिलानी को सिर्फ इस बात पर नाहल कर दिया गया कि जी उसने अदलिया के अहकामात नहीं माने और स्विस हकाम को लेटर नहीं लिखा, स्विस हकाम को ख़त नहीं लिखा, लिहाजा वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया।
तो सर जब पाकिस्तान का ऐसा वज़ीर आज़म जिसको जो है वो अदलिया अपने फैसले मनवाने के लिए इस्तेमाल करेगी और फिर कहेगी कि जी अगर हमारा फैसला नहीं माना जाता तो तौहीन अदालत, तो फिर सर चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके ऊपर ऑलरेडी उंगलियां उठ रही हैं, ऑलरेडी उनके ऊपर इल्ज़ामात आ रहे हैं, और जो उनके किरदार के ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं, मैं समझता हूँ कि उनको जवाब देना पड़ेगा ये 3 रुकनी बेंच क्यों बनाया, जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, बार काउंसिल्स, सहाफ़ी बरादरी, वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी, सब लोग, हर पाकिस्तान का बच्चा बुजुर्ग, जितने भी लोग हैं वो सब रिक्वेस्ट कर रहे थे, अदलिया से इल्तिजा कर रहे थे कि फुल कोर्ट बना दो, लेकिन नहीं बनाया। अब आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट है जी वो अदलिया ने जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो पार्लियामेंट में पेश हुआ, जिसके ऊपर पार्लियामेंट ने जो है वो उस बिल की मंजूरी दी, सदर मुमलिकत के पास गया, सदर मुमलिकत ने इनकार किया और सदर मुमलिकत ने कहा कि जी इसको रिव्यू किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मुतल्लिक है, बहुत हसास चीज़ें हैं, लिहाजा जी ये बिल मंजूर नहीं करूँगा। इसको पार्लियामेंट ने जो है वो जब सदर के पास भेजा तो सदर ने आगे से कहा कि जी मैं इस बिल को अदालत में चैलेंज कर दूंगा। वो बिल अदालत में चैलेंज हो गया, लेकिन सर सवाल ये बनता है कि जो 8 रुकनी बेंच बना, इस बिल को जो चैलेंज किया गया, जो दरख्वास्त गुजार साहब हैं, उन्होंने जब इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और बेसिकली ये बिल ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके इख्तियारात को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। असखुद नोटिस के ऊपर जो चीफ जस्टिस अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं वो तनहा हैसियत में बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उनको असखुद नोटिस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 मोस्ट सीनियर जजेस से परमिशन दरकार होगी। ये था वो बिल। अब ये जो बिल है इसमें पार्लियामेंट ने की कानून साजी, उसके मुताबिक मैंने आपको ये पॉइंट डिस्कस किया। अब वो जो पॉइंट था, अब उस पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं कि जी वो पॉइंट जिसके मुताबिक, जिस अहम नुक्ते के मुताबिक ये बिल जो है वो मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत के पास भेजा गया, लेकिन इस पर जी शदीद एतराज़ात उन जजेस की तरफ से आए और ख़ास करके चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, कि जिनको पता चला कि जी अब तो असखुद नोटिस लेने का इख्तियार मैं तनहा हैसियत में इस्तेमाल नहीं कर सकता और मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं तनहा हैसियत में असखुद नोटिस नहीं ले सकता। तो मौसूफ ने क्या किया, उन्होंने जी 8 रुकनी बेंच बना दिया। अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने ये बिल चैलेंज होने के बाद, जब अदलिया में बिल चैलेंज हुआ तो इस पर 8 रुकनी बेंच बना दिया। जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब। और हैरानगी की बात है कि जी वो जज मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जिनकी ऑडियो से मुतल्लिक एक स्कैंडल आया हुआ है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ आए दिन रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं, लिहाजा वो बेंचेस में बैठ रहे हैं। तो एक ऐसे जज जिनकी शोहरत के ऊपर इल्ज़ामात हैं, जब वो बतौर सुप्रीम कोर्ट जज के उस बेंच का हिस्सा बनेंगे तो कितने शर्म की बात है कि कौन उस फैसले को मानेगा। जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस शाहिद वहीद साहब। अब ये जो 8 रुकनी बेंच है, इस 8 और उसमें जस्टिस हसन नजर रिजवी, ये 8 जजेस जो हैं, ये 8 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच बना दिया गया और चीफ साहब ने अपने वही जो है वो 8 जजेस का अक्सरियती बेंच बनाकर फैसला पहले दे दिया कि जी फैसला क्या है, और सबको पता है वो फैसला क्या है। वो उस फैसले का जो है वो मैंने आपको हवाला भी दे दिया कि ये फैसला क्या आएगा, आपको भी पता चल गया होगा, और फैसला पढ़ने से पहले सबको पता है कि फैसला क्या आएगा। लेकिन सर ये नुकसान होगा अदलिया का और नुकसान होगा चीफ जस्टिस साहब का कि ना तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को शामिल किया, ना जस्टिस सरदार तारिक साहब को शामिल किया, ना मंसूर अली शाह साहब को शामिल किया, ना तरमीन साहब को शामिल किया, ना जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को शामिल किया, ना उन्होंने जमाल खान मंदोखेल साहब को शामिल किया, ना उन्होंने याया अफरीदी साहब को शामिल किया, बल्कि उन्होंने फिर वही 8 जजेस बिठा दिए जो उनके ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। अब सर हैरानगी की बात यह है कि ये फैसले मानेगा कौन। ठीक है, अदलिया के फैसले इम्प्लीमेंट होते हैं इदारों के ऊपर, शख्सियात के ऊपर, और हर बंदा जो है उसको फैसलों को मानने का पाबंद है। लेकिन जब ऐसे मौके के ऊपर जब शदीद उंगलियां उठ रही हैं, शदीद एतराज़ात उठ रही हैं, और फिर जो चीफ साहब हैं उनकी जस्टिस काजी फायद ईसा साहब से जो 2 बार मुलाकात हुई है वो सुनने में आया, बड़ी खुशगवार मुलाकात है, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा, डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा, कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। लेकिन इससे मसला चीफ जस्टिस साहब के किरदार को होगा, उनकी शख्सियत को होगा, उनके कोड ऑफ कंडक्ट को होगा, उनकी शोहरत को होगा, और जो वो फैसले करेंगे उन फैसलों को कोई कबूल नहीं करेगा। पार्लियामेंट ऑलरेडी कह चुकी है कि फुल कोर्ट बिठा दें, फुल कोर्ट बिठा दें, लेकिन वो नहीं बिठाते फुल कोर्ट।
और पार्लियामेंट कह चुकी है कि जब तक ये 3 रुकनी 5 रुकनी बेंच के फैसले आएंगे तो इसको अक्सरियती फैसला नहीं कहा जा सकता, इसको कोई कबूल नहीं करेगा। अब चीफ साहब की मर्जी है वो क्या फैसला देते हैं, वो क्या फैसला लिखते हैं, वो 8 रुकनी बेंच से क्या फैसला करवाते हैं। सुबह आई थिंक 11:30 बजे इस केस की समाअत होगी, ये भी सुनने में आ रहा है। तो देखते हैं जी कि क्या फैसला आता है। लेकिन दोनों केसेस में जब एक जानिब कहा जा रहा है कि जी वज़ीर आज़म साहब फारग हो जाएंगे और एक जानिब कहा जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो पार्लियामान ने मंजूर किया और ये 10 दिन बाद ऑटोमेटिकली कानून बनना था, अब वो मंजूरी से पहले अदालत में चैलेंज हो गया, तो फिर अदलिया अपनी हैसियत को देखे, अदलिया अपने फैसलों को देखे तो बेहतर है। क्योंकि अगर इस तरह के फैसले आते रहेंगे, मुतनाज़ फैसले आते रहेंगे, तो सर फिर कौम डिवाइड रहेगी, और जब तक कौम डिवाइड होगी तो अदलिया बतौर इदारा ना तो तरक्की कर सकता है और ना ही अदलिया पर किसी का कोई एतमाद रहेगा। तो जब अदलिया डिवाइड होगी, जब अदलिया के अंदर तकसीम होगी, जब कौम जो है वो देखेगी कि अदलिया के अंदर ही इतना डिवाइड आ गया, तो सर फिर फैसले कौन मानेगा। जजेस जो हैं, एक जानिब दूसरे जजेस खड़े हैं और एक जानिब दूसरे जजेस खड़े हैं, तो बेहतर नहीं है कि हम बैठकर अपने मामलात जो हैं उसको बेहतर कर लें। लेकिन नहीं, हमने नहीं करने। लेकिन ठीक है जी, जिसने जो फैसले करने हैं करें। लेकिन आने वाले दिनों में सियासत में ट्विस्ट पैदा होगा और आप देखेंगे कि पार्लियामेंट और काबीना, वज़ीर आज़म साहब की काबीना बड़े अहम फैसले करेगी, और वो शायद अहम फैसले जो हैं वो इतने आगे निकल जाएं कि इस मुल्क में इलेक्शंस दूर दूर तक नजर ना आए। क्योंकि मुझे नहीं लगता इस मुल्क में इलेक्शंस अक्टूबर में भी पॉसिबल हैं, अभी तक तो नहीं लग रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनरल इलेक्शंस अक्टूबर में होने वो भी हो सकें। मुझे दूर दूर तक इसके इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।